Fine, challenge moving forward. Risk management process, basically there is a process by which you can quantify the risk of your business organization, especially corporations. The first step in this process is basically risk identification or risk exposure. So you must be aware कि कौन से risk जो हैं that you are actually exposed to. As a human being, as an individual, अगर आपसे मैं ये कहूँ कि आप एक लिस्ट बनाएं उन रिस्क की या अनसर्टेनिटीज की दैट यू मे फेस ओवर रेस्ट ऑफ योर लाइफ, व्हाट डू यू थिंक, कितनी जो है ना वो रिस्क आप जो है ना वो उसको पेन डाउन कर सकते हैं जो है ना उसमें अप्रोक्सीमेटली? hundreds of risk होंगे सर, on every step there is a risk. बिल्कुल सही है जो है ना उसमें। तो अगर उनको एक लिस्ट ही हम बना लें तो अप्रोक्सीमेटली कितने हो जाएंगे, चलें जस्ट गेस जो है ना उसमें। आप थोड़ा सा सर, इसको 5000 रिमेनिंग ईयर ऑफ लाइफ जो एवरेज लाइफ है उस लिहाज से अगर देखें पाकिस्तान में तो हम कहें जी 20 ईयर्स रह गए या 30 ईयर्स, तो पर ईयर जो है ना आप 2 रिस्क डाल दें तो 60-70 इजीली आ जाते हैं सर, जो मेजर रिस्क 60-70 मेजर जो है ना वो रिस्क हो जाते हैं। किसी ने कहा कि हंड्रेड्स ऑफ रिस्क हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है जो है ना उसमें उसके ऑथर का जो है ना, there are around 11,600 risks that are being faced by every individual at any point of time जो है ना approximately 11,500 से ज़्यादा जो है ना रिस्क हैं जो आप क्या कर रहे होते हैं, फेस कर रहे होते हैं जो है ना उसमें, which normally we are most of the time not even aware of. तो think about the corporations जो लार्ज स्केल के ऊपर मल्टीनेशनल जो है ना वो लेवल के ऊपर इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल के ऊपर ऑपरेट कर रही हैं, तो उनको कितने जो है ना वो रिस्क होंगे। बट unfortunately, I think not even more than 4 to 5% of the total ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई रिस्क प्रोफाइल जो है ना वो मेंटेन होगी जो है ना उसमें। आप बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जो है ना उसमें, कभी आपने सुना है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है ना उन्होंने रिस्क प्रोफाइल मेंटेन की हुई है? They have listed down the यूजुअली नहीं हो रहा सर, यूजुअली नहीं होता, बाय एंड लार्ज नहीं होता, जो मेजॉरिटी कंपनीज के अंदर नहीं है। मोर देन 95% ऑफ द कंपनीज डू नॉट हैव द रिस्क प्रोफाइल अवेलेबल जो है ना कि कौन से है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन कौन से रिस्क हैं जो बेसिकली आप क्या है एक्सपोज्ड हैं जो है उसमें। देन यू विल गो फॉर द रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट का मतलब ये है कि आपने फॉर एग्जांपल ये रिस्क तो आपको जो है ना फेस करने जो है, इनमें से कौन से ऐसे रिस्क हैं जो अनअवॉइडेबल है, जो हर सूरत में आपको टेकअप करने ही करने हैं जो है उसमें, कौन से ऐसे रिस्क हैं जिनको आप क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। तो वो जो अवॉइडेबल रिस्क हैं उनको जो है ना वो आपने क्या करना है, अकाउंट फॉर करना है। फॉर एग्जांपल इस तरह से है कि गाड़ी आपने परचेज की, गाड़ी को जो है ना वो थेफ्ट का जो लॉस है उससे बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इंश्योरेंस कर सकते हैं जो है ना उसमें। तो क्या इंश्योरेंस करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए जो है ना उसमें, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि अगर फॉर एग्जांपल नॉर्मली जैसे आपकी एक गाड़ी है तो उस पर जो इंश्योरेंस प्रीमियम बनता है उसके हिसाब से जो उसका थेफ्ट का लॉस है, तो रीजनेबल ये अप्रोच ये है कि गाड़ी को इंश्योर करवा लें जो है उसमें, क्योंकि अगर खुदा ना खासा चोरी होगी तो जितना आपने नुकसान बियर करना है उसके मुकाबले में जो इंश्योरेंस प्रीमियम है दैट इज कंपैरेटिवली लोअर जो है उसमें। लेकिन अगर लेट्स सपोज आपके पास 20 या 25 गाड़ियां हैं, तो अब अगर जो है ना उस थेफ्ट जो है ना उसके लॉस को आप जो है ना वो कवर करने के लिए इंश्योरेंस कराते हैं, तो मे बी द प्रीमियम दैट यू आर पेइंग फॉर दोस 20 to 25 कार्स इज मोर देन द लॉस दैट यू मे फेस, ठीक है ना, ऑन द थेफ्ट ऑफ ए सिंगल कार। तो यहाँ अब आपके लिए शायद उसको इंश्योर करवाना जरूरी नहीं है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू असेस दोज रिस्क के इनकी नेचर क्या है, उनकी इंटेंसिटी क्या है, क्या वो रिस्क जो है ना वो आपके लिए बियरेबल हैं, क्या उन रिस्क को जो है ना वो आपको क्या करना चाहिए, ट्रांसफर कर देना चाहिए, या उन रिस्क को जो है वो आपको टेकअप करना चाहिए जो है ना उसमें। देन फॉर दिस रिस्क अवॉइडेंस और रिस्क एवर्जन बेसिकली देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स अवेलेबल जिनके थ्रू जो है ना वो रिस्क मैनेजमेंट की जा सकती है, जिनमें से एक एग्जांपल मैंने आपको इंश्योरेंस की दे दी कि आप खुद से वो लॉस बियर करने की बजाय आपने क्या किया, उसको थर्ड पार्टी पे ट्रांसफर कर दिया कि अगर इन केस खुदा ना खास्ता लॉस होता है तो वो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, उस लॉस को आपको जो है ना कंपनसेट कर देगी फुली या पार्शली, दैट्स अ सेपरेट डिबेट जो है ना, लेकिन एटलीस्ट उसमें से आपको रीइंबर्स हो जाएगा जो है ना करते हुए। इसी तरीके से आपके पास जो है ना वो डिफरेंट जो है ना वो चांसेस अवेलेबल है। जैसे हम क्या करते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में चले जाते हैं। आपने आज से 6 महीने बाद जो है ना वो इंटरनेशनल ट्रैवल करना है,
या कोई आपने फॉरेन पेमेंट करनी है डॉलर्स के अंदर, और आपको ये चांस है, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में डॉलर की जो है ना जो वैल्यू है, जो प्राइस है, वो इंक्रीज हो जाएगी, रुपी डी वैल्यू हो जाएगा। तो अब इस लॉस को जो है ना, ये जो रिस्क है, इसको अवॉइड करने के लिए आपने क्या किया, करेंसी डीलर के साथ ये कांटेक्ट किया कि मुझे 6 महीने के बाद आपसे जो है वो लेट्स सपोज जो है ना $50,000 जो है ना चाहिए, लेकिन जो आज का रेट चल रहा है लेट्स सपोज 157 रुपीज, इस 157 रुपीज के हिसाब से मैं आपसे क्या करूंगा, $50,000 परचेज कर लूंगा आफ्टर 6 मंथ्स। तो अब आपने वो जो अपसाइड रिस्क था, जो कि एंटिसिपेटेड था, जो है जिसमें ये चांसेस थे कि जो इसके डॉलर की वैल्यू बढ़ जाएगी, उसको आपने क्या किया, किसी हद तक जो है ना वो मैनेज कर लिया। लेकिन इसका डाउन साइड इफेक्ट ये है कि 6 महीने बाद इंस्टेड के डॉलर की वैल्यू इंक्रीज होती, डॉलर की वैल्यू डिक्रीज होगी जो है ना उसमें, और वो डिक्रीज होके 150 के ऊपर आ गया। तो अब आपने एग्रीमेंट अगर कर दिया है 180 का, तो इसका मतलब तो ये है कि अब आपके लिए प्रॉब्लम ये है कि 150 का ओपन मार्केट से अवेलेबल था, आप उसको जो है ना वो परचेज कर रहे हैं 180 का, तो इसका तो मतलब है $30 पर डॉलर, तो आपने एक्स्ट्रा लॉस जो है ना वो कर लिया, जो वैसे नॉर्मली आपका नहीं होना था। तो उस सिचुएशन में फिर फॉरवर्ड या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स पे जाने की बजाय आपके पास एक आती है जो है ना ऑप्शन, जिसको कहते हैं ऑप्शंस। तो ऑप्शन के अंदर आपके पास राइट टू बाय या राइट टू सेल होता है, उसको हम कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन कहते हैं। कॉल ऑप्शन इज द राइट टू सेल, पुट ऑप्शन इज द राइट टू बाय। तो आप उस राइट को क्या कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं। अब जो राइट आपने एक्वायर किया है, अगर ड्यू डेट पे उस कॉन्ट्रैक्ट को आप एक्सरसाइज नहीं करते, तो आपको एक नॉमिनल सी उसकी जो है ना वो अमाउंट पे कर देनी पड़ेगी उस कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने में, और वो जो बड़ा रिस्क है उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसके साथ वो जो नॉमिनल अमाउंट एसोसिएटेड थी, दैट इज ₹5 पर जो है ना वो डॉलर, या ₹2 पर डॉलर। तो 157 का जो है ना वो आपने जो है ना आज रेट चल रहा था, आपने 170 का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, लेकिन ड्यू डेट पे जो प्राइस डिक्रीज होके 150 के ऊपर आ गई। अगर 170 का लेते हैं तो इसका मतलब है ओपन मार्केट के हिसाब से ₹20 का लॉस कर रहे हैं। आपने क्या किया कि वो जो ₹2 टोकन मनी थी उसको फॉरगो कर दिया और ओपन मार्केट से बाय कर दिया। तो ₹20 लॉस करने के बजाय आपने क्या किया, ₹2 का लॉस कर दिया, ₹18 आपने सेव कर लिए। तो दैट इज बेसिकली अ पर्सपेक्टिव ऑफ ऑप्शन। तो फॉरवर्ड और ऑप्शन में फर्क ये है कि फॉरवर्ड में आपके ऊपर बाइंडिंग है, उस कॉन्ट्रैक्ट को आपने एग्जीक्यूट करना है, और ऑप्शन के अंदर ये है कि आपके पास ये एक प्रिविलेज अवेलेबल होती है कि अगर उसको जो है ना कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो एक्सरसाइज कर लें, अगर नहीं करना चाहते तो कुछ अमाउंट एज अ पेनल्टी पे करके आप उसको क्या कर सकते हैं, फॉरगो कर सकते हैं उसमें। तो फिर यू गो विद दीज टेक्निक्स कि आप क्या करें, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में चले जाएं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में चले जाएं, आप ऑप्शंस में चले जाएं, आप इंश्योरेंस को जो है ना वो यूज कर लें जो है ना उसमें। और फिर जब ये जो रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स वगैरह जो आपने यूज़ किए हैं, इसके बाद आपने क्या करनी है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है कि इसको जो है ना वो प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट करें, ताकि जो रिस्क आप फेस कर रहे हैं जो है ना वो अवॉइड हो सके जो है ना उसमें। और वंस यू हैव मेड द रिस्क प्रोफाइल, वंस यू हैव डन द रिस्क असेसमेंट और रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स को यूज़ कर लिए, तो इनको फ्रीक्वेंटली क्या करते रहे, रिव्यू कर लें। ऐसा नहीं है कि किसी कंसल्टेंट को यूज़ करके, किसी कंसल्टेंट को आपने ऑन बोर्ड करके, हायर करके आपने अपनी रिस्क प्रोफाइल बना ली, और रिस्क प्रोफाइल बनाने के बाद आपने 10 साल हो गए उसको दोबारा रिव्यू ही नहीं किया। तो सर्कमस्टांसेस चेंजेस होने की वजह से, चेंज होने की वजह से आपके जो है ना रिस्क की नेचर जो है ना वो भी चेंज होगी। आप देख लें, आज से 10 साल पहले जो है ना वो ऑनलाइन बिजनेसेस या ऑनलाइन पर्सपेक्टिव जो है ना वो बहुत रेयरली एग्जिस्ट करता था। आज मेजॉरिटी जो बिजनेसेस हैं वो ऑनलाइन जो है ना शिफ्ट हो गए। तो उनके ऑनलाइन शिफ्ट होने से जो उनकी नेचर है या उनके साथ एसोसिएटेड रिस्क है वो टोटली चेंज हो गए। अब जो बैंक्स हैं, अब नेशनल बैंक के जो है ना वो किसी डायरेक्टर से किसी ने पूछा कि आप ये क्यों जो है ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या ऑनलाइन बैंकिंग को नहीं प्रमोट करते, तो उन्होंने कहा जी कि इसमें फ्रॉड्स या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं इन्वॉल्व है, हम उस पर नहीं जाना चाहते। तो जो बैंक्स गए हैं, बहुत सारे स्कैम्स भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सारी दुनिया जो है ना मूव कर रही है। तो अब बहुत सारा कस्टमर ऐसा जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करना चाहता है, जो ऑनलाइन जो है ना वो सर्विसेज को एंजॉय करना चाहता है, वो कभी भी नेशनल बैंक में अकाउंट ओपन नहीं करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है कि बहुत बड़ी जो कस्टमर बेस है जो कि ऑनलाइन सर्विसेज को जो है ना यूज करना चाहती है, वो आपके पास आएगी नहीं। तो व्हाट द कंपनीज हैव टू डू इज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे हैव टू रिव्यू देयर रिस्क, ताकि उसके अकॉर्डिंगली करें जो है ना उसमें। तो इन्हीं की थोड़ी सी जो है ना वो डिटेल जो है ना डिस्कस कर लेते हैं। रिस्क आइडेंटिफिकेशन मींस देयर शुड बी अ प्रॉपर रिस्क प्रोफाइल ऑफ द कंपनी, देयर शुड बी फॉर्मल लिस्टिंग ऑफ ऑल द पोटेंशियल रिस्क, जो भी पॉसिबल रिस्क आप फेस कर सकते हैं, यू हैव टू लिस्ट देम डाउन जो है ना उसमें।
आप जरूरी नहीं है कि आपके पास एक्सपर्टीज हो कि उनको आप खुद से कर सकें। तो जैसे आप ऑडिट कराते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटर को हायर कर लेते हैं, या किसी और प्रोजेक्ट के लिए आप किसी कंसल्टेंट को हायर कर लेते हैं, इसी तरह से रिस्क प्रोफाइल को बनाने के लिए भी आप किसी जो है ना वो एक्सटर्नल प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं जो है ना इसमें। Risk is inevitable, however unfavorable consequences of the risk can be controlled जो है ना उसमें। रिस्क को आपने किसी न किसी सूरत में फेस करनी ही है, लेकिन उसके अनफेवरेबल जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनको क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है जो है ना उसमें। लेकिन उसके लिए पहले क्या है, डिग्री ऑफ रिस्क टू बी एज्यूम, कि ये जो रिस्क है ये कितनी इंटेंसिटी के साथ जो है ना वो आपको इफेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल वही बात कर रहे हैं ना कि अगर गाड़ी चोरी हो जाती है तो आपको उससे कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता जो है ना उसमें, तो फिर इंश्योरेंस भी कराने की जरूरत नहीं है, आप ठीक है, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप फील करते हैं कि यार मेरे पास तो इतने पैसे नहीं होने कि अगर खुदा ना खास्ता ये गाड़ी जो है ना वो चोरी हो जाती है या एक्सीडेंट हो जाती है तो मैं इसकी जगह नहीं जो है ना वो कार ले सकूं, तो फिर ठीक है, आप उसको जो है वो, क्योंकि उस इंटेंसिटी ज्यादा है आपके लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, एज ए थर्ड पार्टी कवरेज इंश्योरेंस की तरफ जो है ना जा सकते हैं। Then there are different classifications of the risk. One is business risk. Business risk क्या हो सकता है जो है ना कि प्रोडक्शन रिस्क है जो है ना उसमें आप एंटिसिपेट कर रहे थे कि जो है ना कि आपके प्रोडक्शन प्लांट जो है ना उससे इतनी जो है ना प्रोडक्शन करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टफॉल की वजह से, पावर शॉर्ट शट डाउन की वजह से, या मार्केट में डिमांड की कमी की वजह से क्या हुआ कि आपने अपनी प्रोडक्शन को जो है ना वो डिक्रीज कर दिया जो है ना उसमें, या लेबर की स्ट्राइक की वजह से डिक्रीज कर दिया, तो दिस इज नोन एज प्रोडक्शन रिस्क जो है ना उसमें। प्राइस रिस्क ऑफ इनपुट्स और आउटपुट जो है ना उसमें, ऐसा भी हो सकता है कि आप जो रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं उसकी प्राइसेस जो है ना वो इंक्रीज कर दें जो है ना उसमें, तो ये रिस्क एसोसिएटेड है जो है ना उसमें। एक्सचेंज रेट चेंज हुआ, आप इंपोर्ट करते थे रॉ मटेरियल की प्राइसेस जो है ना वो इंक्रीज हो जाएंगी, तो दिस इज द रिस्क एसोसिएटेड विद द इनपुट्स। सेम इज द केस विद द आउटपुट्स, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट में प्राइसेस जो है ना वो बढ़ेंगी, लेकिन आपके साथ बहुत सारे और प्लेयर्स भी आगे जिन्होंने वो प्रोडक्ट्स मार्केट में ऑफर करना शुरू कर दी, तो इंस्टेंट के प्राइसेस बढ़ती, प्राइसेस क्या होना शुरू होगी, डिक्लाइन होना शुरू होगी। तो ये अगेन एक रिस्क एसोसिएटेड है आपके आउटपुट के साथ, कि आपने प्रोडक्ट्स तो बना ली लेकिन वो जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट था वो आप उससे गेन नहीं कर सकते जो है ना उसमें। देन रेपुटेशनल रिस्क, ऑब्वियसली इट आल्सो जो है ना इफेक्ट्स द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कि अगर आपके बारे में वो कहते हैं बद से बदनाम बुरा जो है ना उसमें, तो अगर रेपुटेशन ये क्रिएट हो गई है कि जी कि ये कंपनी जो है ना वो अच्छी नहीं है, या कंपनी जो है ना इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो ठीक नहीं है, तो फिर उससे प्रॉब्लम, जैसे बहुत सारी चाइनीज प्रोडक्ट के बारे में जो है ना क्वालिटी एप्रीहेंशंस हैं कि चाइना की जो है ना प्रोडक्ट है तो जाहिर बात है ड्यूरेबल नहीं होनी चाहिए, तो अब एक रेपुटेशनल रिस्क एसोसिएट हो गया कि व्हेन एवर समवन इज लुकिंग फॉर ए क्वालिटी प्रोडक्ट, तो फिर वो चाइनीज प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाएगा जो है ना उसमें। देन प्रोजेक्ट रिस्क, के प्रोजेक्ट जो है ना वो टाइम के ऊपर कंप्लीट होगा या नहीं होगा, प्रोजेक्ट कॉस्ट ओवररन तो नहीं कर जाएगा जो है ना उसमें, उसके अंदर कोई बॉटलनेक्स तो नहीं आ जाएंगे, तो दीज आर नोन एज प्रोजेक्ट रिस्क। देन एनवायरमेंटल रिस्क, जैसे मौसम चेंज हो गया तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो है ना कि ये आने वाले टाइम के अंदर कुछ स्नोफॉल नहीं होगी या लैंडस्लाइडिंग नहीं होगी, लेकिन हैवी रेन की वजह से लैंडस्लाइडिंग वगैरह होगी, तो एनवायरमेंटल रिस्क जो है ना वो क्या करेगा, आपके प्रोजेक्ट्स को इफेक्ट करेगा। पॉलिटिकल रिस्क हो सकता है, गवर्नमेंट चेंज होगी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज वगैरह चेंज होगी, तो ऑब्वियसली बात है कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो आउटकम या फ्यूचर जो पर्सपेक्टिव वो आप हासिल नहीं कर सकते। देन इकोनॉमिक कंडीशंस इज, और सम टाइम ये होता है कि आपकी इकोनॉमी की सिचुएशन जो है ना वो चेंज हो जाती है, जैसे बहुत ज़्यादा इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन होगी, लोगों की परचेजिंग पावर ही कम होगी, तो परचेजिंग पावर कम होगी तो बिजनेस क्या करेगा जो है ना उसमें, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, तो बाकी चीज़ों के लिए जो है ना वो पैसे कहाँ से लेके आएंगे, तो ये इश्यूज हैं जो है ना उसमें। Then there are also financial risks that are associated. Credit risk, जैसे कि आपने लोन दिया हुआ है और वो रिकवर नहीं होगा, तो दिस इज द अनसर्टेनिटी अबाउट द रिकवरी ऑफ द लोन, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज क्रेडिट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क, इंटरेस्ट रेट मॉनेटरी पॉलिसी के अकॉर्डिंगली चेंज होता है, जैसे आपने देखा था कि जो गवर्नमेंट आई थी उस टाइम रिस्क तकरीबन जो इंटरेस्ट रेट था अराउंड 6.5% समथिंग चल रहा था, फिर इंक्रीज होकर तकरीबन अराउंड 13% पे चला गया, फिर अभी रिड्यूस होकर अराउंड 7% के ऊपर जो है ना वो आ गया। तो ये जो इंटरेस्ट रेट के अंदर फ्लक्चुएशन है, अगर आप फ्लोटिंग रेट के ऊपर, काइबोर के ऊपर आपने फाइनेंसिंग की हुई है, तो आपके लिए प्रॉब्लम ये होगा कि इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट करने से आपकी जो कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग है या आपका जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है, पेएबल अमाउंट है, वो इंक्रीज हो जाएगी। फॉरेक्स रिस्क आगे डिस्कस कर चुके हैं कि अगर फॉर एग्जांपल एक्सचेंज रेट चेंज हो जाता है, तो उस एक्सचेंज रेट के चेंज होने के ऊपर आपको ज्यादा पेमेंट करनी पड़ जाती है, जैसे हम डॉलर्स की एग्जांपल ली थी, तो दिस इज आल्सो रिस्क एसोसिएटेड। एंड देन द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स रिस्क, आपने शेयर्स परचेज किए हुए हैं स्टॉक मार्केट में, उनकी वैल्यू डिक्लाइन होगी, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई, या स्टॉक मार्केट के अंदर एक पैनिक क्रिएट हुआ, या एक डाउनवर्ड ट्रेंड है, बियरिश ट्रेंड है स्टॉक मार्केट के अंदर, तो वो जो इन्वेस्टमेंट आपने फाइनेंशियल एसेट्स में की हुई थी उनकी वैल्यू डिटेरियोरेट होगी। तो ये सारी की सारी अनसर्टेनिटीज जो है
these are related to the risk. तो अगर वो बिजनेस के साथ हैं, बिजनेस के ऑपरेशंस के साथ है तो बिजनेस रिस्क होंगी, और अगर वो डिफरेंट जो है ना वो इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट या जो उसकी आपकी फॉरेन एक्सचेंज रेट से रिलेटेड है तो उसको फाइनेंशियल रिस्क के। ठीक है जी सर। चले जी, आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ फॉर टुडे। आप लोगों ने ये करना है कि ये जो इस रिस्क मैनेजमेंट के डिफरेंट आगे डिटेल्स हैं जिनको हम ये डिस्कस भी कर चुके हैं, इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, व्हाट वी विल स्टार्ट इज कि हम डिस्कस करेंगे कि इज दिस रिस्क मैनेजमेंट अ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इसके साथ क्या ताल्लुक है रिस्क मैनेजमेंट के साथ, इंशाल्लाह डिस्कस इन दी नेक्स्ट क्लास। ठीक है जी जी ठीक हो गया सर, थैंक यू सर। स्लाइड कर लिए। स्लाइड्स अपलोड कर दीजिएगा सर व्हाट्सएप पे।